हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम अपना एक नेक्स्ट वैरायटी ऑफ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर को डिस्कस करेंगे जो कि है स्ट्रेन गेज। ठीक है, स्ट्रेन गेज में आप मेटेलिक वायर, मेटल या सेमीकंडक्टर से बने हुए वायर पे जब स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, जब आप उस पर तनाव अप्लाई करेंगे तो उसकी डायमेंशंस चेंज होगी और वो डायमेंशंस चेंज होके नेट जो रेजिस्टेंस है उस मेटेलिक वायर का वो चेंज हो जाता है और उस चेंज को हम मेजर करके ये पता लगाते हैं कि अप्लाइड जो स्ट्रेन था वो किस अमाउंट का रहा होगा। तो हम अगर स्ट्रेन गेज को डिफाइन करें तो स्ट्रेन गेज it is a resistive transducer which work on the principle that resistance of a conductor as well as semiconductor changes when strain is applied. Okay, resistance of any material with resistivity rho, length L and cross sectional area A is defined as R equals to rho L by A. ये आपका किसी भी मेटेलिक कंडक्टर जिसको आपने एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक, हम सिंपल सी बात करते हैं, ये आपका एक वायर है। अभी हम जो बात कर रहे हैं हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसमें जब आप स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे और उन चेंजेस की वजह से कैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब अगर आप इस पे इस तरह से स्ट्रेन लगाएंगे, अगर आप उसको एक्सटर्नल डायरेक्शन में अगर आप उसको खींचेंगे, उस पर आप स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो उसका जो इनिशियल, मान लीजिए उसका इनिशियल लेंथ L था, इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया था वो A था। ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी थी वो रो थी। रो आपकी जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है। ठीक, अब अगर आप इस पे फोर्स और तनाव लगा के, आप इसको स्ट्रेस लगा के अगर आप इसको खींचते हैं तो नया जो आपका वायर हो जाएगा इस स्ट्रेस लगाने के बाद में, उसमें क्या होगा, अगर आपने इसको इस तरह से एक्सपेंड किया एक्सटर्नल डायरेक्शन में अगर आपने इसको खींचा है तो दो इसमें इफेक्ट्स एक साथ होंगे, जिसमें क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो खिंच जाएगी। और क्योंकि आपका मटेरियल तो फिक्स है वायर का, तो आपने अगर उसकी लेंथ को खींचा है तो उसके साथ ही जो सेकंड इफेक्ट होगा वो वायर पतला हो जाएगा, है ना। आप एक इस मोटे वायर को अगर जोर से दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा के, क्लैंपर्स लगा के अगर आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो इसका लेंथ बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल जो उसका एरिया है वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो लेंथ थी वो अब आपकी हो गई L प्लस डेल्टा L। तो यहाँ पे जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि D डायमीटर का था, ठीक है, अगर इसका डायमीटर D था तो वो हो जाता है D माइनस डेल्टा D। ठीक, इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A माइनस डेल्टा A। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया एज वेल एज इसकी लेंथ बढ़ गई। अगर हम ये माने कि स्ट्रेन से उसकी रेजिस्टिविटी पे बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, जो कि जनरली एक मेटेलिक कंडक्टर के साथ होता है, चेंज इन रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी स्मॉल एंड वी कैन इग्नोर इट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, तो अगर आप इस नए डायमेंशन के वायर को देखेंगे तो उसमें जो आपका L है वो बढ़ गया है एज वेल एज A घट गया है। तो दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो उसमें एडिटिव अपना इफेक्ट इसमें डाल रहे हैं और फाइनली जो आपका रेजिस्टेंस है वो R से R प्लस डेल्टा R हो जाएगा। जनरली अगर आप कंप्रेसिव उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं या कंप्रेसिव स्ट्रेन नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल लैंग्वेज में स्ट्रेन अप्लाई करने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंप्रेशन पे उसका उल्टा रहेगा, जो भी कई बार प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है। ठीक है, जनरल केस में स्ट्रेन अप्लाई करने पर मेटल का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो R से बढ़कर इतना इसमें इंक्रीमेंट हुआ और ये न्यू R जो था ये आपका R प्लस डेल्टा R हो गया है। ठीक है, तो आपका स्ट्रेन गेज एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है जो स्ट्रेन को मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। ये स्ट्रेन जो है, ये जो फोर्स है, इसको आप
डिस्ट्रीब्यूट करके आप फोर्स भी उसमें मेज़र कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर की मदद से, टॉर्क भी मेज़र कर सकते हैं, आप फ्लो भी मेज़र कर सकते हैं कि अगर आप उस पर कोई हाई प्रेशर के साथ अगर कोई मटेरियल या कोई आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो कितना प्रेशर आपकी जो आप शीट है, जो आपने स्ट्रेन गेज की शीट बनाई है उसमें डायमेंशनल चेंजेस हो रहे हैं, तो प्रेशर, फोर्स, एक्सेलरेशन, फ्लो, ये सब भी आप इस स्ट्रेन गेज के मदद से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हुआ आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल, आपने स्ट्रेन लगाया, डायमेंशन चेंज हुई और चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ। अब हम इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे कि कितना चेंज होगा किस स्ट्रेन पे, इतना स्ट्रेन लगाने पे कितना चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा। और मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसड्यूसर पे जब भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बनेंगी या इवन आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम का भी टाइप जो अगर आएगा तो उसमें स्ट्रेन गेज पे न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी हर हाल में मोर देन 50% रहती ही है। न्यूमेरिकल पोर्शन तो पीजो इलेक्ट्रिक और स्ट्रेन गेज, ये दो ट्रांसड्यूसर्स हैं जो एक न्यूमेरिकल पोर्शन को अपने साथ कैरी करते हैं। तो ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि हम गेज फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं और ये गेज फैक्टर पे कि ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, इसके जो फाइनल हमारा फॉर्मूला है उस पे स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम एज वेल एज न्यूमेरिकल भी हर हाल में बनता ही बनता है। तो मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और अब हम इसका डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आपको थोड़े से दो पैरामीटर्स जो है कि गेज फैक्टर क्या रहेगा और पॉइजन्स रेशियो क्या रहेगा उनको आप याद रखते हुए इस डेरिवेशन को समझ लेंगे और फाइनल जो कंक्लूजन में फॉर्मूला आया उसे आप याद कर लेंगे। अगर हम डिफाइन करेंगे तो पहले तो हम गेज फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। गेज फैक्टर डिफाइन होता है कैपिटल G एंड स्मॉल f। ये डिफाइन होगा कि कितना चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ पे ये है आपका चेंज इन लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ और ये है चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो गेज फैक्टर रेशियो है आपका चेंज इन R, इसे आप रिलेटिव बोल सकते हैं, डिवाइड बाय चेंज इन L, रिलेटिव चेंज इन R विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिव चेंज इन L। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेल्टा L बाई L है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, इसको स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रेन बोला जाएगा। आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाएगी डेल्टा L बाई L तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमेशा ये कहा जाता है कि इतना स्ट्रेन लगाया गया फिर इतना चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ, ये गेज फैक्टर है। तो आप ये बताइए कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या था। तो स्ट्रेन इज अ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा L बाय L। बी केयरफुल, स्ट्रेन इज डेल्टा L बाय L। इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं कि कितना खिंचाव उसमें फाइनली फोर्स की वजह से हो गया है। तो एक तो आप ये याद रखेंगे कि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी आपको दी हुई होगी, ठीक है ना, मीटर बाय मीटर, माइक्रोमीटर बाय माइक्रोमीटर। तो स्ट्रेन आपको एक यूनिटलेस पैरामीटर मेंशन किया हुआ होगा। तो ये तो एक आपको गेज फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, उसमें आप स्ट्रेन को याद रख लेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला आप याद रखेंगे वो आप याद रखेंगे पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, उसको हम डिफाइन करते हैं स्मॉल v से, दैट कैन बी डिफाइंड एज माइनस डेल्टा D बाई D डिवाइड बाय डेल्टा L बाय L। चेंज इन डायमीटर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन L। यहां ध्यान रखिए कि मैंने माइनस क्यों लगाया है कि जनरली जब भी हम स्ट्रेन अप्लाई करेंगे कंडक्टर पे तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा, तो डेल्टा D बाई D जो है वो नेगेटिव में आएगा।
अगर डेल्टा एल बाई एल आपका पॉजिटिव में है। इसका वाइस वर्सा आपका हैपन होगा अगर ये उल्टे हैं। तो ये दोनों हमेशा अपोजिट साइन के होने की वजह से, स्ट्रेन के इन्फ्लुएंस में, ये दोनों अपोजिट साइन में होने की वजह से ये जो आपका माइनस साइन है ये अकोमोडेट इजीली हो जाएगा। तो एक आपका गेज फैक्टर, एक आपका पॉइजन्स रेशियो, डेल्टा डी बाई डी डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ये दो जो पैरामीटर्स हैं उनको आप याद रखिए और फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर फॉर अ स्ट्रेन गेज। ठीक, तो गेज फैक्टर और पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन फॉर GF गेज फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे किसी भी मेटल और कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसकी इनिशियल डायमेंशंस L और A है विल बी डिफाइंड एज रो L बाई A। ठीक है, इसमें क्योंकि हमें अपना ये जो फाइनल कैलकुलेशन है उसमें पॉइजन्स रेशियो मीटर की फॉर्म में अपने डेरिवेशन को मूव करना है, तो मैं इस A को पहले से ही A इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख देती हूँ। ठीक है ना, ये अगर D है तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाता है। पाई आर स्क्वायर को मैंने लिखा है पाई डी स्क्वायर बाय 4 डायमीटर की फॉर्म में। तो हम इसको लिख देंगे रो L बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये आपका जो डिनोमिनेटर का पार्ट था ये न्यूमरेटर में इस तरह से मूव कर गया है। तो 4 बाई पाई को आप एक बार कॉमन ले लीजिए, ये कांस्टेंट है 4 बाई पाई, इसमें रो L बाय डी स्क्वायर। ठीक है, हमने जब एरर एनालिसिस किया था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि 2 या 3 एररनेस क्वांटिटीज अगर आपके फाइनल एक्सप्रेशन में आ रही है तो वो सब अपना रोल ऐड ऑन करेगी और फाइनल जो आपका एरर कैलकुलेशन है उसमें उन सबको आपको कंसिडर करना होगा। तो मैं अगर चेंज इन फाइनल क्वांटिटी अगर मैं मेंशन करूं तो ये वाला जो हमारा प्रोसीजर है ये हम एरर एनालिसिस के अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप रेफरेंस के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम किस तरह से फाइनल एरर कैलकुलेशन करते हैं अगर 2 या 3 जो क्वांटिटीज है उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ये 4 बाई पाई आपका कांस्टेंट रहेगा। पहले हम मानते हैं कि L और D जो है वो दोनों कांस्टेंट है और चेंज केवल रेजिस्टिविटी में हो रहा है। ठीक, फिर सेकेंड स्टेप में हम ये मानते हैं कि रो और D जो है वो आपके कांस्टेंट है और केवल L जो है वो चेंज हो रहा है। हर जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में ऐड करते हैं। तो आपने इसको लिखा रो बाय डी स्क्वायर और इसको आपने लिख दिया डेल्टा L प्लस रो L को हमने माना कांस्टेंट है और अब हम ये मान रहे हैं कि केवल डायमीटर चेंज हो रहा है। तो 1 बाई डी स्क्वायर को अगर आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 बाई डी क्यूब डेल्टा डी। अगर आप इसको डी के रेस्पेक्ट में, इस क्वांटिटी को डी के रेस्पेक्ट में, अगर ये दोनों कांस्टेंट है और इसको 1 बाई डी स्क्वायर को डेल्टा डी के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे -2 बाई डी क्यूब और ये आपका आ गया डेल्टा डी। ठीक है, ये कुछ डेल्टा डी डेल्टा एल में कंफ्यूजन हो तो आप इसको, मैं बोल भी रही हूँ तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो इस ध्यान से सुनिए और इसे ध्यान से इंटरप्रेट कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, आपने इसे लिखा। अब यहाँ पे मेटल के लिए अगर हम बात करते हैं तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी स्मॉल एंड यू कैन इग्नोर दिस एक्सप्रेशन। आप इस एक्सप्रेशन को और इस क्वांटिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डेल्टा रो इज वेरी वेरी स्मॉल या वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ तो ये बन जाता है 4 बाई पाई, ये हो जाएगा आपका रो बाई डी स्क्वायर डेल्टा एल -2 रो एल बाई डी क्यूब डेल्टा डी। ठीक है, यहां तक सब ठीक चल रहा है। अब उसके बाद में ये आपका आया है डेल्टा आर। तो
तो हम लेफ्ट और राइट दोनों ही पोर्शन में हम डेल्टा आर से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा आर बाई आर, और यहाँ पे भी लिख देंगे 1 बाय डेल्टा, यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई आर। ठीक है, तो डेल्टा आर बाई आर विल बी 4 बाई पाई, आर को मैं वापस लिखती हूँ रो एल बाय क्या था, ये था रो एल 4 बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ताकि हम इनको डेल्टा एल बाई एल रिलेटिव जो हमने इनिशियली गेज फैक्टर और पॉइजन रेशियो की जो हमने डेफिनेशंस डिफाइन करी थी उस फॉर्म में हमें इसे लेके आना है। ये हमने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा रो बाय डी स्क्वायर डेल्टा एल, और ये आपका आ गया माइनस 2 रो एल बाय डी क्यूब डेल्टा डी। ठीक है, मैं यहाँ पे गेज फैक्टर को दोबारा लिखती हूँ, गेज फैक्टर इज डेल्टा आर बाई आर विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और पॉइजन रेशियो इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल, है ना। ये हमने इनिशियली डिस्कस किए थे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। इस तरह से हो गया, ये आप कट कर सकते हैं। अब अगर हम इनको इन दोनों टर्म से डी स्क्वायर बाई रो एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डी स्क्वायर गया, रो गया, ये आ गया। पहले ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो रो और डी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, माइनस ये डी स्क्वायर जो है वो 1 बाई डी और रो एल से रो एल। ठीक है, तो ये आपका आ गया माइनस 2 और ये आ गया डेल्टा डी। इतना बचा इसमें। जब हमने डी स्क्वायर बाई रो एल को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आप गेज फैक्टर के लिए आप ये जो आपका स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल रिलेटिव चेंज इन लेंथ, इससे आप इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा आर बाई आर डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ऑफ डेल्टा डी बाई डी डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल। ठीक, ये है आपका गेज फैक्टर और ये है आपका पॉइजन रेशियो। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, गेज फैक्टर इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया था ना कि एक जब बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, तो 1 प्लस 2v। ठीक है, अब इसकी कुछ पॉइजन्स, ये है आपका पॉइजन्स रेशियो, ये आपका है गेज फैक्टर, गेज फैक्टर, और ये है आपका पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्निकल टर्म के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई होगी कि पॉइजन रेशियो ये है, गेज फैक्टर ये है, चेंज इन रेजिस्टेंस ये है, तो आप इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ याद करें और फिर आप इसको न्यूमेरिकल जो भी आपका डेरिवेशन है उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रख के जो भी अननोन क्वांटिटी है उसे आप मेजर कर लें। इसकी जनरल वैल्यू आपकी 0.25 0.35 की रेंज में, या आपका 0.5 तक भी मेंशन किया गया लिटरेचर में, तो ये इसकी पॉइजन रेशियो की जनरल टर्म्स रहती है। तो उसी हिसाब से आपका ये जो गेज फैक्टर है वो 0.25 0.5 अगर बोल रहे हैं तो 2-3 इस रेंज में आपका गेज फैक्टर भी वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये डेरिवेशन कर लिया है, ये जो डेरिवेशन है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, ये आपका बहुत बड़ा एक पोर्शन ऑफ प्रॉब्लम जो है वो अपने साथ कैरी करता है। इस गेज फैक्टर को हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने स्टडी कर लिया कि किस तरह से स्ट्रेन के साथ चेंज इन रेजिस्टेंस होगा। जितना गेज फैक्टर आपके मेटल का, आपके इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से अगर हम ये माने कि हम चाहते हैं कि ये जो आपका गेज स्ट्रेन गेज जो आपने डिज़ाइन किया है वो आपको बहुत ही हाईली एक्यूरेट और हाई सेंसिटिविटी का मेजर
मेजरमेंट दे तो आप कुछ पैरामीटर्स उसको डिज़ाइन करते वक्त ध्यान में रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि अगर आपको एक वायर लेके उससे स्ट्रेन गेज बनाना है तो जनरली ऐसा नहीं होता कि आप एक लूज वायर को स्ट्रेन गेज की तरह अप्लाई कर लेते हैं या स्ट्रेन गेज की तरह काम में ले लेते हैं। आप इसको पहले इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। उस कंस्ट्रक्शन को और जो आपका जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है उसको आप मेजरमेंट के लिए अपने सिस्टम में ऐड ऑन करते हैं और फिर उससे आप रीडिंग्स लेते हैं। तो अगर अब हम स्ट्रेन गेज का कंस्ट्रक्शन स्टडी करते हैं। किसी भी डायरेक्ट मेटेलिक वायर को हम एज ए स्ट्रेन गेज जो है वो काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेन गेज बनाना चाह रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आप हाई इनिशियल रेजिस्टेंस का वायर लें, ताकि जो उसके डिस्टर्बेंस हैं, जो कनेक्टिंग लीड्स के रेजिस्टेंस हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, वो उसकी रीडिंग को बहुत इफेक्ट ना कर पाए। तो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाने के लिए आप जनरली एक लॉन्ग लेंथ का और पतला वायर लेना चाहेंगे, थिन वायर लेना चाहेंगे। इस तरह के वायर को अगर आप डायरेक्ट फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे तो उसकी जो हैंडलिंग है और उसका जो आगे मेजरमेंट के लिए सेटअप है वो थोड़ा सा मेसी और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको एक कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन बनाया जाता है। कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन में आप क्या करते हैं कि इस वायर को स्ट्रेट ना लेके आप इसको मल्टीपल लूप्स में पहले फोल्ड करते हैं और वो जो आपके मल्टीपल लूप्स हैं उनको आप एक बेस पे किसी बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी के एडहेसिव से आप उसको स्प्रेड करते हैं। बेस जो है वो उसको होल्ड करता है। एडहेसिव भी इतना फाइन क्वालिटी का होना चाहिए कि वो उसकी टेम्परेचर कैपेसिटी और उन सबको बियर कर सके। फिर उसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ आप स्ट्रेन गेज बना सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आपको कैसी फोर्स की डायरेक्शन को मेजर करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। और फिर जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं, आप उस शीट पे फोर्स लगाते हैं। बेस है तो जब जो बेस की शीट खिंचती है तो उस पे जोड़ा हुआ आपका जो वायर है वो वायर भी खिंचता है और उस वायर पे यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि जो उसके एंड्स थे वो तो ज़्यादा खिंच गए और बीच का जो मटेरियल है वो कम खिंचा। तो यूनिफॉर्म उस पर स्ट्रेस लगता है और आपको एक यूनिफॉर्म ही उसमें चेंज मिलेंगे, जिसको वापस रीशेप में लाना आसान हो जाता है। तो आप स्ट्रेन गेज को बनाने के लिए पहला जो मटेरियल काम में लेते हैं दैट इज बेस। ये जो बेस है वो पेपर, बेकेलाइट, फाइबर ग्लास या टेफ्लॉन का बना हुआ होता है। इस तरह से आप एक बेस की शीट लेंगे, उस पे अलग अलग स्ट्रक्चर में आप अपने मेटेलिक वायर को स्प्रेड करेंगे, फाइन क्वालिटी के एडहेसिव से इसको अटैच करेंगे और ये इसकी कनेक्टिंग लीड्स होंगी। इन कनेक्टिव लीड से जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं उनको आप आगे सर्किट में अटैच कर देते हैं और जब इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज होता है जो कि आगे सर्किट में जुड़ रहा है, आप उसको रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो बेस होगा पेपर, बेकेलाइट या फाइबर, उसके ऊपर एपॉक्सी सीमेंट या बेकेलाइट सीमेंट का आप एडहेसिव ऐड करते हैं। फिर उसके आप ऊपर जो मेटल्स आप लगाते हैं मेटेलिक वायर, वो जनरली अलॉयज का बना हुआ होता है, जो है कि निकल कॉपर या आयरन निकल अलॉय का आप बनाते हैं ताकि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम हो, ये यूनिफॉर्मली आपको रीडिंग दे स्ट्रेन के साथ, ये सब। और अब आप इस स्ट्रेन गेज को बॉन्डेड और अनबॉन्डेड दो तरीके से आप इसके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अनबॉन्डेड में क्या होता है, अनबॉन्डेड में आप क्या करते हैं कि 2-3 आप अपने फिक्स पॉइंट्स रखेंगे और उसके चारों तरफ अपने फाइनल वायर को ही बिना किसी एडहेसिव के, बिना किसी बेस के, आप उसके चारों तरफ उसको घुमा के आप उसको लपेट देते हैं। और फिर जब उस स्ट्रक्चर पे ऊपर से फोर्स पड़ेगा तो वो जो आपके पिलर्स आपने काम में लिए थे वो स्प्रेड होते हैं और उसके चारों तरफ लपेटा हुआ आपका तार भी जो है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेच होता है। ये अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज कहलाता है। ठीक है, इसमें पेपर शीट पे उसको नहीं लगाते और बॉन्डेड जो है वो आप पेपर शीट पे या बेस शीट पे उसको पहले लगाते हैं। उसमें भी आप वायर भी डिपॉजिट कर सकते हैं एज वेल एज आप फिल्म की फॉर्म में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। फिल्म की फॉर्म में उसकी हीट जो कैपेसिटी है वो आपकी थोड़ी बढ़ जाती है, टेम्परेचर जो कैपेसिटी है जहाँ तक कि आप इसको मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं वो बढ़ जाती है। तो बेस के बाद में एडहेसिव, एडहेसिव के बाद में मेटल्स और ये कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरह से फाइनल
स्ट्रेन गेज। जब आप स्ट्रेन गेज बनाते हैं तो स्ट्रेन गेज के लिए आप क्या उसकी रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनको हम डिस्कस करें। क्वालिटीज़ फॉर स्ट्रेन गेज कंस्ट्रक्शन, it should have high gauge factor GF, it implies it should have high sensitivity, okay, high total resistance। इनिशियली जो भी आप सेटअप करेंगे आप वायर को हाई टोटल रेजिस्टेंस का वायर बनाएंगे ताकि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और डिफरेंट एरर्स जो है वो उसके फाइनल रीडिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना कर सके। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए ताकि हम अपनी डिवाइस को, मेजरिंग डिवाइस को हाई टेम्परेचर रेंज में भी काम में ले सकें। लो हिस्टेरेसिस लॉसेस, यहाँ आप देखिए कि आप मेटल पे फोर्स लगा के उसकी डायमेंशन चेंज कर रहे हैं। हिस्टेरेसिस लॉसेस का मतलब ये है कि अगर आपने फोर्स अप्लाई करने पे उसमें चेंज आए हैं तो आपका फोर्स हटाने पे वो किस रेंज तक वापस अपना जो शेप है उसे रिगेन कर सकती है। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो कम से कम हो आपके डिज़ाइन किए गए स्ट्रेन गेज में, ठीक है। लीनियर आउटपुट आपको मिलना चाहिए एज वेल एज गुड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स, ठीक है। इसका आप इसको डायनामिक चेंजेस के लिए, डायनामिक रीडिंग के लिए अगर काम में ले रहे हैं तो ये हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग फास्ट आउटपुट भी देने में कैपेबल होना चाहिए। ये अगर आपकी हुई है समरी सारी जो कि एक स्ट्रेन गेज को बनाने के लिए हम ध्यान में रखते हैं। और अगर हम एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज को समराइज करें तो ये क्या क्या काम आ सकता है। पहला तो ये कि आप इससे सीधा किसी भी मशीन का, किसी भी कंपोनेंट का स्ट्रेन एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेन अप्लाई किया गया था। एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन डिस्कस करें तो पहली एप्लीकेशन हो जाएगी आपका स्ट्रेन एनालिसिस, ठीक है। दूसरा जो होगा ये आपको क्या क्या मेजर करके दे सकता है, ये आपको फोर्स और टॉर्क, ठीक है, प्रेशर, फ्लो और एक्सेलरेशन, ठीक है, मेजरिंग ट्रांसड्यूसर। ये आपका जो स्ट्रेन गेज है ये सब काम स्ट्रेन गेज के आसानी से आप इसको एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन पार्ट के लिए आप इसे काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेन गेज का डिटेल डिस्कशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज पढ़ेंगे जो स्ट्रेन गेज का एक स्पेसिफिक टाइप है और उसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपना एक रोल रखती है। और एज वेल एज हम स्ट्रेन गेज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।